हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग जीएसटी के बेसिक्स को समझेंगे जो कि यूपीएससी सीएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग बेसिकली कवर करेंगे दो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में रहते हैं, आईटीसी और कैस्केडिंग इफेक्ट। ये हर दिन न्यूज़पेपर के मेंशन टॉपिक्स हैं और आफ्टर जीएसटी 2.0 तो इनका रेलेवेंस और बढ़ चुका है। पहले एक टाइमलाइन से समझते हैं कि जीएसटी आने के पहले कौन सा सिस्टम चलता था और वो क्या था, फिर जीएसटी क्या था। यहाँ पे जीएसटी इंट्रोड्यूस होता है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से पहले जो सिस्टम चलता था वो था वैट, विच इज़ वैल्यू एडेड टैक्स। ये सिस्टम चलता था। उसके बाद जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, फिर तो जीएसटी ही इम्प्लीमेंट होना था। अभी हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम में टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था। इस सिस्टम में दो लेवल पर टैक्स लगता था, एक टैक्स सेंटर का, एक टैक्स स्टेट का। सेंटर के टैक्स में लगता था प्रोडक्शन पे। सेंटर लगाती थी एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन। तो जैसे अगर आपने 1000 रुपीज़ के गुड्स प्रोड्यूस किए तो सेंटर उस पर अपनी कुछ एक्साइज ड्यूटी लगाती थी और इसका पूरा एक्साइज ड्यूटी का पूरा रेवेन्यू सेंटर का ही होता था। उसके बाद जब जब कोई गुड्स प्रोड्यूस हो गए, अब उसके बाद वो होलसेलर के पास जाएंगे, रिटेलर के पास जाएंगे। तो इस प्रोसेस में जब ये आफ्टर मार्केट में सेल होता था, आफ्टर प्रोडक्शन, तो इसमें लगता था वैट और ये था स्टेट का टैक्स। तो इसका पूरा रेवेन्यू कलेक्शन स्टेट के पास ही जाता था। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि इसी रीज़न से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती थी जहाँ पर टैक्स ऑन टैक्स लग जाता था कि इस टैक्स के ऊपर वैट लग जाता था, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट लगता था। तो इसलिए इस सिचुएशन को कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते थे। इसको हम लोग अभी लास्ट में और एक एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसको पढ़ेंगे। अब जीएसटी कैसे डिफरेंट था। जीएसटी का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही था, सेंटर स्टेट। सेंटर के लिए जो जीएसटी था उसका नाम था सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और जो स्टेट के लिए जीएसटी था उसका नाम था एसजीएसटी। और आपने कई बार सुना होगा एक आईजीएसटी भी एक टर्म होता है जीएसटी के स्ट्रक्चर में। आईजीएसटी इज़ बेसिकली ऑन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। जैसे मान लीजिए गुड्स यूपी से ट्रैवल करके आते हैं दिल्ली, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो इसमें लगेगा आईजीएसटी। और इसको स्प्लिट करते थे, जो जितना भी आईजीएसटी का अमाउंट कलेक्ट हुआ, मान लीजिए 1000 कलेक्ट हुआ तो 50% मिलेगा, मतलब 500 रुपीज़ मिलेगा इसको स्टेट को और 500 रुपीज़ मिलेंगे सेंटर को। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में क्या फ़र्क था, जीएसटी और वैट में क्या फ़र्क था। अब हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि वैट के अंडर सिस्टम क्या था और फिर उसके बाद समझेंगे जीएसटी के अंडर सिस्टम क्या था, फिर बेनिफिट को समझेंगे। इस एग्जांपल में एक मैन्युफैक्चरर है ए और होलसेलर है बी। मैन्युफैक्चरर ने माल गुड्स प्रोड्यूस किया और गुड्स प्रोड्यूस करके होलसेलर को सेल किया। अब गुड्स थे ₹1000 के। अब क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोडक्शन पर लगती थी एक्साइज ड्यूटी, तो प्रोडक्शन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई 12.5% की एक्साइज ड्यूटी। तो ये हो गया 125 रुपीज़। ये वैल्यू बन गई 1125। अब स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कुछ टैक्स लगाएगा, उसको हम लोग बोलते थे वैट। अब स्टेट गवर्नमेंट ने वैट लगाया 5% पे। अब ये जो वैट लगा, इस 5% की वैल्यू बनी 56.25। अब यहाँ पे ही इशू क्रिएट होता है। एक्चुअली वैट लगना चाहिए था इस अमाउंट पर, 1000 पर, क्योंकि वैल्यू ऑफ गुड्स तो 1000 ही है। ये तो सिर्फ टैक्स है, इसका पोर्शन 125 रुपीज़ तो सिर्फ टैक्स है। तो इस पर तो वैट लगना नहीं चाहिए था। बट रियलिटी में क्या हो रहा था, रियलिटी में वैट लगता था इस अमाउंट पे। अब प्रॉब्लम यही थी कि ये 1000 पर तो 5% टैक्स लगा 50 रुपीज़, इस पर भी 5% टैक्स लग जाता था जो 6.25 रुपीज़ हो जाता था। तो ये सिचुएशन क्या बन गई, इस टैक्स प्लस टैक्स। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टैक्स ऑन टैक्स या कैस्केडिंग इफेक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। आई होप कि आपको कैस्केडिंग इफेक्ट अब समझ आ गया होगा कि टैक्स ऑन टैक्स सिचुएशन क्रिएट कैसे होती थी। अब ये जो अमाउंट बना टैक्स ऐड करके, ये बना 1181। इस अमाउंट पर ये होलसेलर है बी, ये गुड्स खरीदेगा ए से, यानी जो बी है वो इस अमाउंट की भी पेमेंट करेगा 56.25 की। तो 56.25 इज कलेक्टेड फ्रॉम बी बाय ए, और जितना भी
जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कलेक्ट जो टैक्स कलेक्ट करता है उसकी, कि वो गवर्नमेंट को पे करे। तो जो ए है उसने टैक्स कलेक्ट किया 56 रुपीज़ का, 56.25 का। अब उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को पे कर दे। तो पेड टू गवर्नमेंट बाय ए ₹56.25। अब हम लोग इस चेन को अगले लेवल पर लेके जाते हैं। अब नेक्स्ट लेवल है होलसेलर से रिटेलर के पास। अब होलसेलर बी है, रिटेलर सी है। अब होलसेलर ने अपना मार्जिन कुछ ऐड किया, उसने गुड्स खरीदे थे 1181 पे। अब उसने अपनी मार्जिन ऐड करी, कितनी ऐड करी, कुछ अमाउंट अपना ऐड करा, और ये हो गया ₹1200 के गुड्स। अब क्योंकि ये प्रोडक्शन नहीं है, ये है सेल, तो सेल पर लगता था वैट। तो यहाँ पे वैट लग गया 5%। 5% मतलब 60 रुपीज़। तो ये टोटल कॉस्ट कितनी बन गई 1260। ये 1260 की पेमेंट कौन करेगा, ये सी करेगा, क्योंकि ये इसका गुड्स खरीद रहा है। अब ये इसने इसका मतलब जब इसने इस 1260 की पेमेंट करी तो इसने 60 रुपीज़ की भी पेमेंट करी, ये वाले 60 की। तो जब ये 60 की पेमेंट करी तो यहाँ पर क्या आ गया, कलेक्टेड फ्रॉम सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बी। बी ने कलेक्ट किया सी से, बी ने कलेक्ट किया सी से। अब ये जो टेबल है, ये जो पार्ट है, इसी में मैंने आईटीसी डिस्कस किया, इसको हम लोग लास्ट में समझते हैं। अब इस चेन को फर्दर अगले लेवल पर लेके जाते हैं कि फाइनली रिटेलर ने कंज्यूमर को सेल किया। कंज्यूमर इज डी। सी ने डी को सामान अपना सेल किया ₹1400 में, अपना मार्जिन ऐड किया, 1400 में सामान बेचा। अब ये क्योंकि सेल है तो इस पर क्या लगेगा, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। 5% वैट लगा, 1400 का 5% 1470। अब इसका पेमेंट अगेन कौन करेगा, जो सामान खरीद रहा है, कंज्यूमर सामान खरीद रहा है, कंज्यूमर ने 1470 पे किए। इसमें दिस 1470 इंक्लूड्स दिस 70 रुपीज़ ऑल्सो। अब ये कलेक्टेड फ्रॉम डी बाय सी, ठीक है, ये सी ने कलेक्ट कर लिया। अब हम लोग आईटीसी को समझते हैं स्टार्ट से। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया कि किसने किस प्राइस पर प्रोडक्ट बेचा और किसने किस प्राइस पर प्रोडक्ट खरीदा, प्लस किसने कितने टैक्सेस दिए। अब हम लोग लेवल 1 से इसको समझते हैं कि आईटीसी कैसे इसमें इम्प्लीमेंट होता है। तो होलसेलर ने खरीदा था इस अमाउंट पर, और होलसेलर ने कितना टैक्स दिया था 56.25 रुपीज़। इस 56.25 को ए ने दे दिया था गवर्नमेंट को, पेड टू गवर्नमेंट बाय ए 56.25, और पेमेंट किसने दी, बी ने दी। तो जैसे बी ने ए को दिया पैसा और ए ने फिर फाइनली गवर्नमेंट को दिया, तो इनडायरेक्टली हम लोग बोले तो होलसेलर ने ही गवर्नमेंट को दे दिया इनडायरेक्ट तरीके से। अब जब होलसेलर अपने लेवल पर जब वो सेल करेगा तो वो कितना कलेक्ट किया, वैट 60 रुपीज़। अब उसको लाइबिलिटी कितनी है देने की, 60 रुपीज़, क्योंकि उसने 60 रुपीज़ कलेक्ट किया है वैट। हाउएवर वो ऑलरेडी इस केस में 56 तो दे चुका था, ही हैड गिवन 56.25 रुपीज़। तो 60 ही हैड टू पे टू द गवर्नमेंट, और 56.25 ये ऑलरेडी पे कर चुका है। तो ये इस 56.25 का ये क्रेडिट ले लेगा कि इसने अपने इनपुट पे, अपना जो इसने सामान खरीदा था उस इनपुट पर जो टैक्स दिया, अब उसका वो क्रेडिट ले लेगा। तो 60 माइनस 56.25 3.75 इतने की पेमेंट होगी गवर्नमेंट को। ये बाय होगी बी, क्योंकि बी ऑलरेडी इतना पे कर चुका है और बी ने इतनी रुपीज़ कलेक्ट किए, 60 रुपीज़ कलेक्ट किए किससे, इतने रुपीज़ कलेक्ट किए सी से। तो वो सी से अपना 60 रुपीज़ में से पुरानी पेमेंट माइनस करेगा, 3.75 दे देगा। यही कॉन्सेप्ट है, जो 56.25 माइनस हुआ, यही कॉन्सेप्ट है आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अब हम लोग इसको नेक्स्ट लेवल पे समझते हैं ताकि हम लोग को और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब रिटेलर ने जब सेल किया, इसने कितना कलेक्ट किया कंज्यूमर से, 70 रुपीज़। और रिटेलर ने पिछले केस में कितना पेमेंट दिया था, रिटेलर ने पिछले केस में पेमेंट दिया था 60 रुपीज़ की। तो जब उसने 70 कलेक्ट किए, अब उसको 70 देने हैं, बट वो तो ऑलरेडी पिछले केस में 60 दे चुका है, यानी कितने की लाइबिलिटी रह गई है, सिर्फ 10 रुपीज़ की। तो अगेन ये 60 रुपीज़ क्या बन गया, आईटीसी 70 माइनस 60 10 रुपीज़ पेड टू गवर्नमेंट। अब हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट को टोटल कलेक्शन इस केस में कितना हो रहा है। सबसे पहले कलेक्शन कितना हुआ, ये सबसे पहला केस था जब मैन्युफैक्चरर ने दिया, ए ने दिया 56.25। फिर दूसरा केस बना जब बी ने कितना रुपीज़ दिया, 3.75, ये दूसरा केस बना। और लास्ट केस क्या बना,
जब सी ने दिया 10 रुपीज़, तो गवर्नमेंट की टोटल कलेक्शन कितनी हुई? 56.25, 3.75, 10, 70 रुपीज़। अब यहाँ पे नोट क्या करना है कि 70 रुपीज़ गवर्नमेंट का टोटल कलेक्शन हुआ, बट ये 70 की पेमेंट किसने करी? ये 70 की पेमेंट करी है कंज्यूमर ने। मतलब इस टैक्स इस स्ट्रक्चर में पूरा जो टैक्स का बर्डन आता है वो पूरा कंज्यूमर पर ही आता है, क्योंकि कंज्यूमर ने फाइनली 70 रुपीज़ पे किए और गवर्नमेंट को भी 70 रुपीज़ ही मिले। तो इसमें पूरा जो बर्डन है वो कंज्यूमर पर ही आता है। अब इसके इश्यूज़ क्या थे? कुछ इश्यूज़ थे, तभी जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसके इश्यूज़ क्या थे? सबसे पहला इशू था नो आईटीसी ऑन एक्साइज ड्यूटी। अब आईटीसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? क्या हमने एक बार भी उस एक्साइज ड्यूटी का जो 125 रुपीज़ था उसका हमने एक बार भी क्रेडिट की बात की? नहीं की, क्योंकि इस पर क्रेडिट अवेलेबल ही नहीं था। तो इसमें आईटीसी अवेलेबल नहीं था, तो इसमें जो रिड्यूस्ड कॉस्ट थी, आईटीसी अवेलेबल होने से कॉस्ट रिड्यूस्ड कॉस्ट थी, वो आगे पास ऑन नहीं हो पाई, प्राइजेस बढ़ते गए। अब टैक्स ऑन टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट, ये तो आपको एग्जांपल से समझ आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम, अब क्या था कि एक्साइज लगेगा, उसके बाद उसके ऊपर वैट लगेगा। अब वैट में कोई स्टेट लगाएगा 5%, कोई लगाएगा 7, कोई लगाएगा 10, हर स्टेट का अलग। और कोई वैट लगाने के बाद आईटीसी भी नहीं देगा। कोई मतलब एग्जांपल, अगर मैं किसी एक स्टेट में बिजनेस कर रहा हूँ और वहाँ पे मेरे को इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पर आईटीसी अवेलेबल है, बट अगले स्टेट में इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पर आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तो इससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता था, कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम हो जाता था, और कंप्लायंस प्रोसीजर भी डिफ़िकल्ट हो जाते थे, क्योंकि इसमें एक्साइज के लिए अलग डिपार्टमेंट था, उसके पास अलग पेमेंट जाएगी, वैट की अलग पेमेंट जाएगी, तो कंप्लायंस भी मुश्किल हो गया था बिजनेसेस के लिए। अब इतनी सब इश्यूज़ के बाद जीएसटी कैसे सॉल्व करता था इस प्रॉब्लम को? जीएसटी कैसे सॉल्व करेगा इस प्रॉब्लम को? अब मैंने अज्यूम किया है कि जीएसटी है 5%। अब सेम एग्जाम्पल में मैन्युफैक्चरर ने गुड्स सेल किए होलसेलर को 1000 रुपीज़ के। अब इसने इसमें ऐड किया 5% जीएसटी, इसका 5% होता है 50, 1050 के गुड्स सेल किए। अब ये 1050 रुपीज़ पे कौन करेगा? बी। इस 1050 में ये इंक्लूडेड है। ये यहाँ पे फिर से याद रखने वाली चीज़ है कि इसकी पेमेंट करी है बी ने, और गवर्नमेंट को ये 50 रुपीज़ किसने दिया है? ए ने, क्योंकि ए ने कलेक्ट किया 50 रुपीज़। अब उसके नेक्स्ट लेवल पर होलसेलर ने सेल किया रिटेलर को, उसने अपनी मार्जिन ऐड करी, 1100 में सेल किया गुड्स, और 5% का जीएसटी लगा दिया। 5% मतलब 55 रुपीज़, और 1155 में गुड्स सेल कर दिए टू सी। अब यहाँ पे 55 रुपीज़, इस 1155 की पेमेंट करी सी ने, मतलब इस 55 की भी पेमेंट करी थी सी ने, और पिछले केस में बी ने, और इस केस में बी ने करी थी 50 रुपीज़ की पेमेंट। अब हम लोग यहाँ पर ही समझते हैं आईटीसी कैसे काम करता है। इस केस में 55 रुपीज़ सी से कलेक्ट किए बी ने, बी को मिले 55 रुपीज़, और वो ऑलरेडी 50 रुपीज़ दे चुका था, देने थे 55, 50 दे चुका है, अब कितने देने हैं? 5 रुपीज़ पेड टू गवर्नमेंट बाय बी। और लास्ट में रिटेलर ने कंज्यूमर को गुड्स सेल किए, अपना मार्जिन ऐड किया, 1300 में गुड्स सेल किए, 5% जीएसटी पे 65 रुपीज़। अब लास्ट केस में रिटेलर ने कितना जीएसटी दिया था? 55 रुपीज़, और अब उसने कलेक्ट कितना किया? 65 कलेक्ट किया, 55 ऑलरेडी दे दिया था, कितना बचा? 10 रुपीज़। मतलब अब यहाँ पे जीएसटी लाइबिलिटी कितनी है? 10 रुपीज़ की पेड टू गवर्नमेंट बाय सी। और अब यहाँ पर भी फाइनल पेमेंट 65 रुपीज़ हुई है जो कंज्यूमर ने दी है। अब गवर्नमेंट को कलेक्शन कितना हुआ? एक तो ये सामने वाला, ये यहाँ है, ये यहाँ पे है जीएसटी कलेक्शन, ये 10 रुपीज़ इधर से आया, फिर बी ने दिया 5 रुपीज़ यहाँ पर, और फिर मैन्युफैक्चरर ने फर्स्ट केस में दिया था 50 रुपीज़। मैन्युफैक्चरर ने फर्स्ट केस में 50 रुपीज़ दिया था, 65 रुपीज़, और यही पेमेंट दी थी कंज्यूमर ने। इसका मतलब कि इस सिस्टम में भी, जीएसटी के सिस्टम में भी टैक्स बर्डन किस पर है? टैक्स बर्डन इज ऑन कंज्यूमर। तो अब हम लोग समझते हैं, अब आपको, आई होप कि अब आपको पूरा जीएसटी और वैट का सिस्टम समझ आ गया होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि जीएसटी बेनिफिशियल कैसे हुआ, एक बार समझते हैं पहले कंज्यूमर्स के लिए, फिर उससे एनालिसिस निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे बिजनेसेस के लिए।
वैट सिस्टम में वैट सिस्टम में कंज्यूमर ने कितना पे किया था 1470, और जीएसटी सिस्टम में कंज्यूमर ने कितना पे किया, जीएसटी सिस्टम में कंज्यूमर ने पे किया 1365। 1470 माइनस 1365, बेनिफिट टू कंज्यूमर अप्रॉक्सीमेटली 105 रुपीज़। तो सिर्फ जीएसटी लगने से 105 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ किसको, कंज्यूमर को, जो कि फाइनल जिसके ऊपर टैक्स बर्डन जाना था। और ये इसका रीज़न एक ही है जो मैंने आपको बताया था कि एक्साइज ड्यूटी भी लग गई और उसके बाद 125 पर जो 5% टैक्स लगता चला गया। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया कि कंज्यूमर को क्या बेनिफिट हुआ, और इसमें ओवरऑल बेनिफिट्स भी समझते हैं। जैसे उस केस में एक्साइज ड्यूटी पर आईटीसी अवेलेबल नहीं था, यहाँ पर सब टैक्स हर एक लेवल पर आईटीसी अवेलेबल है, क्योंकि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाया गया है। आईटीसी का जो सिस्टम है वो बहुत स्ट्रीमलाइन कर दिया गया। उसके बाद कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हुआ, नो टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स नहीं हुआ एक बार भी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जीएसटी लग रहा था और उसका आईटीसी भी अवेलेबल था हर बार। और सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर था कि सीजीएसटी एसजीएसटी एक बार एक पोर्टल पे पेमेंट होगी, अपने आप वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ईजियर कंप्लायंस। जीएसटी 2.0 के बाद कंप्लायंस और ईजी हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ 5% और 18% रेट्स रह गए हैं मेजरली, जो मोस्ट ऑफ द गुड्स पर सिर्फ यही रेट्स रह गए हैं। तो कंप्लायंस ईजियर हो गया है। तो इससे बिजनेसेस को बेनिफिट हो रहा है, इससे भी बिजनेसेस को बेनिफिट हो रहा है, और ये दोनों से भी बिजनेसेस को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उनके लिए भी कॉस्ट कम हो रही है, वो बेनिफिट दे पा रहे हैं, आगे पास ऑन कर पा रहे हैं, और कैस्केडिंग इफेक्ट और आईटीसी होने के कारण उनका भी जो पुराने कॉस्ट थे उसका उन्हें क्रेडिट मिल जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अब समझ आ गया होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी ये वीडियो, और कोई भी डाउट्स के लिए भी आप कमेंट करिए। एंड थैंक यू सो मच।